हेलो फ्रेंड्स, वीआईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा नामदेव और आज हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं हमारे पीवाईक्यूपी सीरीज के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ डिस्कस होंगे। तो उसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा वीआईसीएस के द्वारा एक 75 दिन का क्रश कोर्स यहाँ पर संचालित किया जाने वाला है 28 मार्च से। इस प्रवेश प्रोग्राम में एक कंप्लीट सोल्यूशन फॉर एमपीपीएससी प्री 2021 के माध्यम से ये प्रोग्राम में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि पहले जो क्वेश्चन पैटर्न आता था 2020 के पहले तक, वो ये था कि उसमें कुछ क्वेश्चन फैक्ट वाइज ज्यादा आते थे, लेकिन अब तथ्य के साथ साथ विश्लेषणात्मक प्रश्न भी आने लग गए हैं। इस बदलती हुई प्रकृति को देखते हुए हमने प्रवेश प्रोग्राम को संचालित किया है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से संचालित होगा। इस प्रोग्राम में आपको 75 दिन के ये जो प्रोग्राम है उसमें आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्री के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे, टेस्ट होंगे यहाँ पर आपके, वीकली करंट अफेयर की क्लासेस भी लगेंगी, उसके नोट्स भी दिए जाएंगे आपको, डेली जीएस की फैक्ट शीट भी होगी और ऑल ओवर एमपी में आपकी रैंकिंग क्या होगी ये भी यहाँ पर पूरी तरह से बताई जाएगी। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जो प्री की तैयारी है उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे आप पीएससी में सिलेक्शन ला सकें और अपनी रैंक पीएससी में अपनी रैंक को सुनिश्चित कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें आप प्रवेश ले सकते हैं और अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूपी सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? किस युद्ध के बाद पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, है ना? पूछ रहे हैं भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के बाद। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान जो ये युद्ध हुआ था बांग्लादेश के साथ, इसके माध्यम से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था यहाँ पर कि हमारे साथ क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में। इसके साथ एक क्वेश्चन और मैंने आपको बताया था कि भारत चीन युद्ध भी आ सकता है 1962 में, और मैंने आपको 1971 का भी बताया था कि जिससे बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। ये क्वेश्चन क्योंकि युद्ध चल रहे हैं, आपको इसके फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कार क्या होते हैं, भारतीय धर्म में क्या बताया गया है, जो स्मृति ग्रंथ है हमारे, उनमें इन संस्कारों का वर्णन किया गया है स्मृति ग्रंथों में, और उनके अनुसार भारतीय जो जीवन है हिंदू धर्म में, जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक कुल 16 संस्कारों का वर्णन इसमें किया गया है। तो संस्कारों की संख्या कुल कितनी हो गई? 16 संस्कार हो गए। इनका वर्णन क्या किया गया है? स्मृति ग्रंथों में किया गया है, जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए। और आपके मेंस में तक संस्कारों को ऐड कर दिया गया है कि संस्कार क्या है, तो आपको सीक्वेंस से संस्कार 3 मार्कर के हिसाब से भी उनको तैयार आप कर सकते हैं, जो आपको मेंस में काम आएगा। तो ये जो संस्कार थे, ये संस्कारों की संख्या कितनी हो गई? 16। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं, इसमें प्रश्न आ सकता है कि आश्रमों की संख्या कितनी है ना? तो 4 आश्रम है हमारे यहाँ, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। या फिर आपको आ सकते हैं वर्ण कितने हैं, है ना? वर्णों की संख्या कितनी है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगला, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदस्ती एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो देवनाम प्रियदस्ती के रूप में जो किया गया है, अशोक को बताया गया है कि अशोक का नाम क्या था? देवनाम प्रियदस्ती, है ना? तो मैंने आपको बताया है कोई एक शासक है और शासक से संबंधित उसका उपनाम क्या होता है, ऐसा प्रश्न आता है। जैसे अशोक को बोला गया देवनाम प्रियदस्ती, है ना? जैसे चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है ना? सेंड्रोपोट्स की संज्ञा दी गई है, सेंड्रोपोट, है ना? सेंड्रोपोट कहा गया है। या फिर पूछा जा सकता है गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था, है ना? सिकंदर लोधी लिखा करता था गुलरुखी नाम से कविताएं।
या पूछा जा सकता है कि अली या गुरशाद किसके बचपन का नाम था, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। इस प्रकार से प्रश्न आपको आ सकते हैं। कोई एक महत्वपूर्ण हमारा शासक, उसका उपनाम क्या था, जैसे कि जहादर शाह लंपटमुर, है ना, फर्रुख सियर घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला, ऐसे प्रश्न आपको आ सकते हैं यहाँ पर। अगला है इंडिका का लेखक कौन है। इंडिका एक महत्वपूर्ण पुस्तक किस वर्ष से संबंधित, किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। हमने देखा कि मौर्य काल में सिकंदर अपने सेना मतलब एक दूत के रूप में, सॉरी सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस अपने दूत के रूप में किसको भेजता है, मेगास्थनीज को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और एक पुस्तक लिखता है इंडिका। इस इंडिका में भारत की जो तत्कालीन मौर्य शासन व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर था उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इंडिका किसकी पुस्तक हुई, मेगास्थनीज की। जैसे हमने देखा है ना कि मेगास्थनीज किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज ने क्या लिखा, इंडिका लिखी। यहाँ तक कि आपके मेंस में तक प्रश्न आ चुका है कि जो इंडिका में वर्णन किया गया मेगास्थनीज द्वारा पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था का क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताइए। तो ऐसा 6 मार्क का क्वेश्चन तब आया था। तो एक तरह से आपने देखा कि प्री के क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड हमारे मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। प्री और मेंस एक तरह से क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ के क्वेश्चन वहां और वहां से क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। तो जैसे कि हमारा मेगास्थनीज का हुआ, है ना, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। आपसे पूछा जा सकता है शूद्रक ने क्या लिखा, शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। क्या लिखी है, मृच्छकटिकम आ सकती है ना। पाणिनि ने क्या लिखा है, पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। क्या लिखे है, अष्टाध्यायी। ऐसे पुस्तक आ सकती है, कोई एक लेखक, उसकी एक पुस्तक और कालक्रम। जैसे पुस्तकों के अगर कोई से भी प्रश्न आते हैं, मान लीजिए ये पुस्तक है, तो आपको पुस्तकों से हर बार पुस्तक से प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। तो पुस्तक से प्रश्न कैसे आएंगे, मान लीजिए ये एक पुस्तक है, पुस्तक का लेखक कौन था, ठीक है। लेखक के बाद उसका कालक्रम क्या है, मतलब किस काल की है, मौर्य काल की है, गुप्त काल की है, या कौन से काल की है, ठीक है। उसके बाद आएगी उसके विषय वस्तु, मतलब वो किससे संबंधित है ना, विषय वस्तु क्या है। तो इस प्रकार से ये 4 जो चीजें हैं उन पे आधारित पुस्तक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अगला है शाहनामा का लेखक कौन है। शाहनामा, देखिए लेखक आ गया, वापस से पुस्तक आई और उसका लेखक। तो शाहनामा का लेखक कौन है, लेखक फिरदौसी है। कौन है, फिरदौसी, है ना। जैसे अगर देखा जाए तो बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी ने क्या लिखा, बर्नी ने लिखी तारीख फिरोज शाही लिखी है ना। या अल बरूनी ने लिखी है किताब हिंद या तहकीक हिंद, किताब हिंद या फिर तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी है। ये किसके काल में आया था, तो जैसे कि अल बरूनी आया था मोहम्मद गजनबी के काल में आया था भारत, है ना। उसने उस समय के भारत की शासन व्यवस्था, राजपूत कालीन जो शासन था उसका वर्णन किया गया है। ऐसे एक लेखक आ गया आपका शाहनामा, पुस्तक उसकी और किस काल से था, ऐसे प्रश्न आएगा। फिर आता है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, किसने, गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी कौन, जिसने सिख धर्म की हमारे स्थापना करी, है ना। तो गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था। इनको अंगद जी को बनाया था अपना उत्तराधिकारी। प्रारंभिक नाम क्या मिलता है इनका, लहना मिलता है। क्या नाम था इनका, लहना, है ना। और ये क्या करते हैं, गुरमुखी लिपि जो शुरू सिख धर्म की हुई है, गुरमुखी लिपि, इसको बनाते हैं। फिर आपसे कोई सा भी एक सिख धर्म से जो हमारे 10 गुरु हैं कि इन्होंने, इनके समय क्या हुआ, उनके समय क्या हुआ। जैसे खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की। या फिर आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया। या फिर आपसे आ गया कि ये गुरमुखी लिपि को किसने बनाया करा, प्रारंभ किया, तो वो गुरु अंगद जी ने किया। ऐसे एक गुरु और उनके द्वारा क्या विशेष कार्य किया गया, ऐसे आपसे प्रश्न आ सकता है। फिर आता है खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। कौन, खुसरो। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, एक कोई व्यक्तित्व और उनके बचपन के नाम भी आपको, बचपन के या कुछ उपनाम आपको याद रखना है। तो खुसरो किसका नाम था यहाँ पर, खुसरो ये जो है जहांगीर के बेटे का नाम था खुसरो, ठीक है। फिर आपसे खुसरो के साथ साथ प्रश्न ये भी आ सकता था कि खुर्रम किसके बचपन का नाम है या खुर्रम किसका पुत्र है। तो खुर्रम जो है वो शाहजहां का नाम है। शाहजहां का क्या नाम था, खुर्रम। आपको खुसरो की जगह खुर्रम पूछ लेते तो आप क्या बताते, तो वो भी किसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था, है ना।
तो एक व्यक्ति, उसका उपनाम क्या है, ऐसे प्रश्न आएंगे। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? बात हो रही है रेगुलेटिंग एक्ट की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था कि हर एक्ट तो उसमें क्या विशेष बात थी, है ना। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में आने वाले इस एक्ट में, नाम से पता चल रहा है रेगुलेट करने के लिए, मतलब कंपनी पर ब्रिटिश शासन के नियंत्रण का पहला प्रयास था एक तरह से रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत क्या किया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और उसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। कंपनी द्वारा रेगुलेट करने के लिए आया था। फिर अगर आपसे मुख्य रूप से ये पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, है ना, मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो आप बताएंगे 1909 में आया। आपसे पूछा जा सकता है कि मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था, है ना। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया, तो 1947 में आया था। ऐसे कैसे करके कोई एक अधिनियम उसमें किस गवर्नर के समय आया था मुख्य रूप से, है ना। जैसे यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लग गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब वो क्या हो गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था, है ना। तो ये कौन हो गए थे, वारन हेस्टिंग थे, ये वारन हेस्टिंग, है ना। तो ये कौन है, वारन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे एक तरह से। आपसे यहाँ से मैंने बताया था कि कोई एक विशेष एक्ट, उसमें क्या विशेष बात हुई, तो यहाँ ये हुआ, है ना। अगला, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? देखिए एक आ गया व्यक्तित्व वायसराय, ये हमारा ये विलियम बेंटिंग आ गए, है ना। इनके द्वारा कब की गई? 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। जब हमने राजा राम मोहन राय का प्रश्न देखा था, तब इन्हें देखा था कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग क्या करते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाते हैं। 1829 में अधिनियम लेकर आते हैं विलियम बेंटिंग। तो ये हो गया हमारे गवर्नर जनरल, ठीक है। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन हो गए, विलियम बेंटिंग हो गए। और इनके द्वारा सती प्रथा को अवैध निषेध घोषित किया गया। कब समाप्त की गई? 1829 में समाप्त की गई। फिर देखते हैं कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। रंगीला वही आ गया एक, है ना, कोई एक व्यक्ति और उसका उपनाम, है ना, शासक और उसका उपनाम। तो मोहम्मद शाह, तो ये रंगीला हो गया। अगर ये फर्रुखसियर है तो फर्रुखसियर का क्या नाम था, ये था घृणित कायर, घृणित कायर कहा जाता था इसे, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बताया था गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखता था, तो सिकंदर लोदी लिखा करता था। ये जलालुद्दीन किसका नाम था, तो अकबर का नाम था। ऐसे आपसे कोई एक उपनाम किसका नाम था, ऐसे प्रश्न आएंगे यहाँ पर। फिर चार्ल्स वुड का आदेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड, ठीक है। चार्ल्स वुड ने एक शिक्षा में संबंधित सुधार के लिए, तो किससे संबंधित है? शिक्षा से। शिक्षा संबंधित सुधार के लिए वो क्या लेके आते हैं, चार्ल्स वुड वुड डिस्पैच लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? वुड डिस्पैच। ये एक तरह से शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। शिक्षा के लिए क्या था ये, मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। शिक्षा संबंधित सुधार के लिए लाया गया था। किसके समय आया था, ऐसा भी पूछ सकते हैं। शिक्षा संबंधित सुधार के लिए चार्ल्स वुड जो वुड डिस्पैच लेके आए, वो किसके समय लेके आए, तो लाया गया था ये 1854 में लाया गया था, है ना। जिस समय अगर आप देखेंगे तो 1854 में थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, है ना। गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। तो अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच किसके समय आया, या फिर वुड डिस्पैच किसके समय आया, तो ये आया 1854 में आया, लॉर्ड डलहौजी के समय आया। आपसे इससे रिलेटेड ये पूछ सकते हैं कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। आपसे ये पूछ सकते हैं प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, तो प्रथम जनगणना रिपिन के लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, जो कैसी थी, नियमित नहीं थी। लेकिन लॉर्ड रिपन का जब कालक्रम आया तो वो नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हो गई हमारा 1881 में, है ना। ऐसे आपसे कोई एक गवर्नर जनरल और उसके समय क्या विशेष कार्य थे, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। फिर आते हैं शेरशाह का मकबरा कहाँ, कोई एक शासक और उसका मकबरा, विशेष शासक और उनका
मकबरा, जैसे शेरशाह का मकबरा हम देखेंगे तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, बहुत सुंदर मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा है, झील के ऊपर बनाया गया है मकबरा सासाराम में, बिहार में है ये मकबरा। ठीक है, कहाँ है? बिहार में। जैसे इसका मकबरा है, आपसे पूछ सकते हैं बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल में, है ना। आपसे पूछ सकते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। आपसे पूछ सकते हैं अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ आता है? आगरा में आता है ना। आपसे पूछ सकते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। ऐसे आपसे कोई एक व्यक्ति जो हमारे शासक रहे हैं, जो मुगल शासक हैं, तो उनका मकबरा कहाँ है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं आपको। ठीक है, फिर आते हैं शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? यहाँ पे शिवाजी के गुरु पूछ रहे हैं, है ना। तो जैसे शिवाजी के एक तरह से दो गुरु थे इनके, एक थे इनके आध्यात्मिक गुरु और एक थे इनके राजनीतिक गुरु। ठीक है, तो इनके राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु तो हम देखेंगे रामदास जी इनके आध्यात्मिक गुरु, इनके उन्होंने लिखी है पुस्तक, ये गुरु थे इनके, कौन थे? रामदास जी। और इनके एक गुरु थे कौन? कोंडदेव जी। तो रामदास जी ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या था? दास बोध। पुस्तक का नाम क्या था? दास बोध थी इनकी पुस्तक। ऐसे आपसे पूछ सकता है कोई एक महान व्यक्ति जो है उनके गुरु के बारे में, आपसे पूछ सकता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और यहाँ तक कि गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर 3 मार्क में आपका क्वेश्चन आ चुका है, प्री में, सॉरी मेंस में आपका क्वेश्चन आ चुका है गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर, है ना। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। अब पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे थे इनके राजनीतिक गुरु, है ना। तो एक कोई व्यक्तित्व, कोई व्यक्ति, और जो हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनके गुरु कौन थे? जैसे शिवाजी के गुरु रामदास जी हो गए, ऐसे आपसे प्रश्न आ सकता है इसके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ से। अगला, निकोलस पोंटी कौन था, है ना। तो ये था क्या? एक प्रसिद्ध चित्रकार था, इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, पुर्तगाली यात्री था, ईरानी यात्री था। ये था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके समय की? इसने देवराय फर्स्ट के समय की यात्रा, है ना। तो एक जो हमने देखा है इतिहास को जानने वाले स्रोतों में, हमने देखा था कि कुछ विदेशी यात्री और उनके विवरण के द्वारा हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। तो हमने देखा था निकोलस पॉन्टी आया था, है ना, और वो किसके समय यात्रा की थी? उसने देवराय प्रथम के समय यात्रा की। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके समय की? तो इसने कृष्णदेव राय के समय, कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन ने किसके समय भारत में यात्रा की थी? कहाँ का राजदूत था? हर्षवर्धन चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, सॉरी राजदूत नहीं था, चीनी यात्री था। और उसने क्या किया था? सॉरी हेनसांग था, हेनसांग ने हर्षवर्धन के समय जो की थी यात्रा की थी। हेनसांग चीनी यात्री था और उसने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी। आपसे पूछा जा सकता है फाहयान ने किसके समय भारत की यात्रा की? तो फाहयान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसके समय भारत की यात्रा की, है ना। तो कहाँ का था? वो चीनी था। ऐसे निकोलस पॉन्टी कहाँ का था? इटली का था। ऐसे ही ये डोमिंगो पायस कहाँ का था? ये पुर्तगाली यात्री था और इसने कृष्णदेव राय के समय यात्रा की थी, है ना। अगला, चटगांव आर्मरी रेड कौन से संबंधित है? तो ये सूर्य से संबंधित है। इसमें यहाँ पे कोई आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ठीक है, वेवेल योजना, ठीक है, 1945 में वेवेल योजना आई थी। जैसे मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चन और करवाए हैं कि जैसे कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई, है ना। तो कैबिनेट मिशन योजना आई आपकी 1946 में आई। आपका क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आपका आया 1942 में आया, है ना। आपकी माउंट बेटन योजना कब आई? माउंट बेटन योजना, ठीक है, तो ये 1947 में आई।
तो ये योजनाएं हैं जो किस वायसराय, कोई वायसराय लेके आया है कोई विशेष कार्य के लिए। जैसे कि अगर हम देखें कि माउंटबेटन योजना क्यों आई थी, तो भारत विभाजन के लिए आई थी, है ना। या फिर आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना क्यों आया था, तो संविधान निर्माण के लिए आया था। तो ऐसे ही एक योजना जिस वायसराय के काल में आई है वो क्यों आई है और किसके समय आई है, ये आपको सन भी याद रखना पड़ेगा उसका। साथ में जैसे कि कुछ विशेष योजना है, जैसे कि अगर आप देखें कि क्या माउंटबेटन योजना की अगर बात करें, तो माउंटबेटन योजना आई तो 3 जून 1947 को आई, है ना। तो आपको एक डेट भी उनकी याद रखनी पड़ेगी कि किस डेट पे आई है ये योजना, क्योंकि विशेष योजनाएं हैं। अगला, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नहीं है। तो पहला बात बोलते हैं वो कि इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। जी हाँ, ब्रिटिश शासकों ने, क्योंकि 1894 की बात कर रही है जब भारत किसका, अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, हाँ बनाया था। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था क्या? तो अंग्रेज किसी भी ऐसा जिसमें भारतीयों को ऐसे लाभ हो, उनको लाभ ना हो, ऐसा काम नहीं करते थे। तो इसके बारे में हम विचार करेंगे अभी, ठीक है। ये नहीं है ऐसा। ये भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, हाँ किया जा चुका है। इसके पहले एक अधिनियम और आया था। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, हाँ विवादित हो गया था। तो हमारा इसका आंसर है, इसका उद्देश्य है पूरे भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को लागू करना, है ना। ये इसका आंसर है। मतलब ये नहीं चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ अपना लाभ देखते थे, वो किसी भूमि अधिग्रहण में सुधार प्रक्रिया के द्वारा नहीं करना चाह रहे थे। वो इस अधिनियम को क्यों लेके आए थे? इसलिए लेके आए थे कि वो यहाँ पे भारतीयों की जो जमीन है उनका अधिग्रहण कर सके गैर कानूनी रूप से। इस वजह से ये अधिनियम आया था। तो हमारा इसका आंसर है सेकंड वाला। इसका वैसे नॉर्मली अगर आपने इसको पढ़ा नहीं होगा ना तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी ब्रिटिश जो नीतियां हैं वो भारतीय हितैषी नहीं थी, वो स्वयं का हित, स्वयं के हित लाभ के लिए आई थी। अगला है, इनमें से धंगदेव किस वंश का शासक था? कौन? धंगदेव, है ना। तो बात करेंगे, धंगदेव जो थे ये जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश से संबंधित थे, जिन्होंने क्या किया था, खजुराहो में मंदिर भी बनवाए थे, है ना। खजुराहो में क्या बनवाए थे? मंदिर भी बनवाए थे। पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था, विश्वनाथ मंदिर बनवाया था, है ना। आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि इसकी जगह, धंगदेव की जगह क्या आ सकते हैं? राजा भोज आ सकते हैं कि भोज किस वंश का शासक था? तो राजा भोज मालवा के परमार वंश का शासक था, है ना। आपसे किसी और दूसरे वंश, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, कोई राजा और उसका वंश पूछ सकते हैं, जैसे कि आ सकते हैं पुष्यमित्र किस वंश से संबंधित था? शुंगु वंश से संबंधित था। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? कृष्णदेव राय तुलु वंशीय शासक था, है ना। एक महत्वपूर्ण शासक, उसका वंश कौन सा है ये आपको याद रखना है। और साथ में जो वंश है उसको अगर आप अभी से ही उसके बारे में 3 से 4 फैक्ट तैयार कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम ऐसा तो कर ही ले कि एक वंश है और वंश का जो संस्थापक है वो कौन है और उस वंश का अंतिम व्यक्ति कौन है। जैसे बात करें हम अगर जैसे बात करें हम मौर्य वंश, सॉरी मुगल वंश की, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अंतिम व्यक्ति इसमें अगर हम देखा जाए तो मुगलों में अंतिम कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये अंतिम मुगल शासक था। तो ऐसे ये आपको क्या करेगा, 3 मार्कर के हिसाब से जब आपको वहां मेंस में भी अगर आपको लिखना हो और आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो कम से कम आपको संस्थापक और अंतिम व्यक्ति भी आप लिखेंगे तो आपकी कम से कम 1 नंबर आपका या 2 नंबर आपके ये एक मिल सकते हैं आपको। इसलिए हर एक वर्ष महत्वपूर्ण का जो संस्थापक कौन था, अंतिम व्यक्ति कौन था, ये आप याद कर सकते हैं। जैसे कि 2018 की मेंस में भी कई वंश पूछे गए, कण्व वंश पूछा गया, मोखरी वंश पूछा गया, है ना। फिर आता है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है ना। ये बात हो रही है ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों की गई थी? वेदों को समझने के लिए इनकी रचनाएं की गई थी ब्राह्मण ग्रंथों की। तो ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण है ये ऋग्वेद से संबंधित है ना। आपका शतपथ और कौशिकीय जो ब्राह्मण है ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। आपका गोपद ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है ना। ऐसे ही आपको वेद आ सकते हैं कि जो वेद है, मान लीजिए जो चारों हमारे वेद है, 4 कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपसे ऐसा
प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जो वेद हैं ये इनके उपवेद कौन से हैं, कौन सा वेद किस उपवेद से संबंधित है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा वेद किस उपवेद से संबंधित है ना। तो जैसे कि अर्थवेद, आयुर्वेद, इससे आयुर्वेद संबंधित है ना। एक जो ग्रंथ और वो किससे संबंधित है ना। जैसे यजुर्वेद हो गया, ये गंधर्व वेद से संबंधित है आपका। ये सामवेद किससे संबंधित है, तो ये आयुर्वेद संबंधित है। पर ये धनुर्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद से संबंधित है ना। अर्थवेद किससे संबंधित है आपका, आयुर्वेद से संबंधित है। एक से ही एक कोई सा वेद और उसका उपवेद क्या है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। फिर पूछ रहा है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। वही ये गाजी मलिक कौन है, एक उपनाम दिया गया है किसी शासक का। तो गाजी मलिक है ना, ये तुगलक वंश से था, है ना। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो गाजी मलिक किस वंश से संबंधित था, तुगलक वंश से। आपसे पूछ सकते हैं खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, है ना। सैयद वंश का खिज्र खान था। ये लोधी वंश का कौन था, तो बहलोल लोधी था। एक शासक, उसका संस्थापक कौन था, और संस्थापक के साथ साथ उनके उपनाम क्या है, ऐसे भी आपको ध्यान रखना। अगला 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। जैसे आपने डिस्कस करे थे कि मोहम्मद जो गौरी है ना, उसने भारत में जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े उसमें हमने देखा था तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध, है ना। और हमने देखा था ये चंदावर का युद्ध, है ना। तो ये जो युद्ध हुआ था 1191, 1100 दूसरा 92 और ये 1194 था। पहले दो युद्ध थे जो चंद्रगुप्त किसके साथ लड़े जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े जाते हैं। और ये जो चंदावर का युद्ध था ये किसके साथ लड़ाया जाता है, जो जयचंद के साथ लड़ाया जाता है, जयचंद के साथ लड़ते हैं ये, ठीक है। तो एक प्रश्न कि युद्ध कौन सा है, युद्ध में आपको याद रखना है युद्ध कब हुआ था, युद्ध है ना, किस किस के बीच हुआ था, मतलब पक्ष और विपक्ष कौन थे, और परिणाम क्या हुआ। लेकिन अगर आप देखें कि ओवरऑल अगर वैसे तो परिणाम में ये आता है कि किसने किसको हरा दिया, कौन जीता कौन हारा। लेकिन अगर मुख्य रूप से हम देखें तो मोहम्मद गौरी के इन युद्धों के कारण से क्या हुआ, एक तरह से भारत में, उत्तर भारत में मुस्लिम जो वंश है उसकी स्थापना हो जाती है ना। मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है, मतलब तुर्की वंश की एक तरह से देखे जाए तो। और इसमें कौन करता है, जैसे मोहम्मद गौरी जब यहाँ से जयचंद को हरा जाता है तो भारत में, उत्तर भारत में अपने सेनापति किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर क्या बना जाता है, अपने जो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना के चला जाता है कि भारत में ये शासन करे था, भारत का शासक इसको बना जाते हैं। तो इसी के साथ भारत में गुलाम वंश की नींव डलती है और सल्तनत काल का आरंभ हो जाता है ना। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, सबसे कम समय तक। जैसे हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव डाली थी, है ना। तो 1206 से 1290 तक जो हो जाता है हमारा गुलाम वंश। उसके बाद आते हैं खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक का समय था। तो खिलजी वंश का सिर्फ 30 वर्ष का समय था, है ना। कितने वर्ष का समय था, सिर्फ 30 वर्ष का समय था। 1320 से 1414 तुगलक वंश का समय था, जो 96 वर्ष का समय था। अगर आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो खिलजी वंश ने किया। अगर ये पूछता कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो उसका आंसर है हमारा तुगलक वंश, ठीक है। फिर आइनुल मुल्क मुल्तानी निम्न में से किसके शासन के अधीन सेवा नहीं की थी, पूछ रहा है नहीं की थी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आइनुल मुल्क है लगभग 1310 के आसपास, ये कुछ अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो सेनापति था। किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो इस वजह से ये अलाउद्दीन के समय था, है ना। अलाउद्दीन के बाद कौन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक भी, जो तुगलक वंश आए वो उनके समय भी था, या फिर ये फिरोज शाह तुगलक के समय भी था। लेकिन जो आते हैं इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश का जो सन है वो इसके पहले का है, और इल्तुतमिश कब से कब का समय रहता है, इल्तुतमिश आता है 1210 से आता है, जो 1210 से समय रहता है 1236 के आसपास तक का इसका समय था। तो इस वजह से इल्तुतमिश जो है वो नहीं है। तो इनमें से किसके अधीन सेवा नहीं की इसने, आइनुल मुल्क ने, तो इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं की।
कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के समय भी सेवाएं दी थी। आपसे इसके अलावा ये आ सकता है कि बख्तियार खिलजी जो है वो किसका सेनापति था? बख्तियार खिलजी जो था आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, है ना। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक है ना, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो हम देखेंगे कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? कैनिंग के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है और उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल, वो कौन होते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम ही होते हैं। तो भारत के हमारे पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यापक स्तर पर हड़प्पाई क्षेत्रों का क्या करवाया जाता है? उत्खनन कार्य आरंभ करवाया जाता है। ठीक है। फिर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ आपको, किसने किसको क्या कहा। जैसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, है ना। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कह दिया था। ऐसे ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी इनको उपाधि। तो एक उपाधि किसने किसको दी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और उपाधि थी क्या? जैसे कि सरदार पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था और बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। अगला, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना। ये डफरिन हमने फिर देखा, गवर्नर जनरल या वायसराय के काल की एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखनी है कि किसने कौन सी घटना को मतलब किसके समय क्या विशेष कार्य हुए थे। तो लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 के समय ये स्थापना हुई थी। सॉरी 1885 में ये स्थापना हुई थी। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है, डफरिन जैसे दे दिया तो डफरिन के अलावा आपसे आ सकता है कि कर्जन के समय की क्या विशेष घटना थी? लॉर्ड कर्जन के समय, तो इनके समय हुआ था बंगाल विभाजन। हमने देखा था अभी जस्ट एक दो चार क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि सती प्रथा निषेध कानून किसके समय लाया गया? तो विलियम बेंटिंग उसका आंसर था। आपसे पूछा जा सकता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है? तो लॉर्ड मिंटो है सांप्रदायिक जनक, है ना। ऐसे आपसे प्रश्न आ सकता है कोई विशेष वायसराय और उसके द्वारा क्या कार्य किया गया था। फिर आते हैं, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे कम उम्र में बने थे जो अबुल कलाम आजाद थे। 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनाए गए थे सबसे कम उम्र में पहली बार। ठीक है। जैसे ये प्रश्न आया, ऐसे आपको कांग्रेस के कुछ अधिवेशन, विशेष नहीं बोल रही हूँ, कुछ अधिवेशन, जैसे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो जॉर्ज यूल थे, है ना। ये सबसे पहले मुस्लिम हो गए। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? या सबसे पहले आपके अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो गए? तो सबसे पहले अंग्रेज हो गए आपके अध्यक्ष जॉर्ज यूल हो गए। या आपसे पूछ सकते हैं पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, है ना, महिला फर्स्ट, तो वो एनी बेसेंट थी। या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। या फिर आपके कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। या आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन गाया गया? तो 1911 के, तो वो भी कलकत्ता अधिवेशन में आपका जनगण मन गाया गया आपका, है ना। ऐसे आपसे प्रश्न यहाँ से कांग्रेस और उसके अधिवेशन में क्या विशेष कार्य हुए, ऐसे आपको याद रखना है। अगला आता है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक जनगणना किस वर्ष से आरंभ हुई? तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही जस्ट यहाँ बताया था कि भारत में जो जनगणना आरंभ होती है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है, लेकिन वो नियमित और व्यवस्थित नहीं होती है। नियमित और वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित रूप से जनगणना जो शुरू होती है 1881 में होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक जनगणना होती है ना। एक आ ही गया प्रश्न, क्या विशेष कार्य किस व्यक्ति के कार्यकाल में हुआ? अगला, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो हमें पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू।
हमने पहले इस क्वेश्चन को उधर डिस्कस कर लिया है जब गांधी जी का आया था। गांधी जी ने कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाग लिया था। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। मजदूर आंदोलन, है ना, मजदूर आंदोलन को संगठित किया है यहाँ पर एन.एम. लोखंडे जी ने किया था। एन.एम. लोखंडे जी ने किया था। ये पहली जो ट्रेड यूनियन थी, फर्स्ट ट्रेड यूनियन के संस्थापक भी थे ये, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड यूनियन के संस्थापक भी थे। और इन्होंने क्या किया था, जो बंबई मिल मजदूर है, बंबई मिल एसोसिएशन है, वहां के मजदूरों के को एकत्रित करके संगठित करके ये आंदोलन किया था। साथ में पहली ट्रेड यूनियन के ये संस्थापक भी थे। आपसे पूछा जा सकता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसकी संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक NM जोशी थे, है ना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष आपके सॉरी लाला लाजपत राय, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है, लाला लाजपत राय थे शायद इसके अध्यक्ष पहले, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि कोई आंदोलन और कौन ने स्थापना की है और कौन उसके अध्यक्ष था। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, है ना। या फिर आपसे पूछा जा सकता है वही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ऐसे आपको प्रश्न आ सकते हैं। फिर आएगा कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। एक पुराण, एक पुस्तक है कलिका पुराण, ठीक है। तो कलिका पुराण जो है आपकी शाक्त धर्म से संबंधित है, ठीक है, शाक्त धर्म से संबंधित है। आपको यहाँ पर ऐसा आ सकता है जैसे कि कथा वस्तु, एक पुस्तक कथा वस्तु है, वो किससे संबंधित है भैया, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है आगम साहित्य किससे संबंधित है, तो आगम साहित्य जैन धर्म से संबंधित है, आगम साहित्य, है ना। ऐसे आपको कोई एक धर्म विशेष और उससे संबंधित जो ग्रंथ है, जो किताब है, ये किस धर्म से संबंधित, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि इंडिका हमने देखा था, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इंडिका जो है क्या वर्णन था उसमें, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का वर्णन था। ऐसे ही आपसे अगर आप पूछेंगे कथा वस्तु में क्या वर्णन है, तो बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया है ना। या आपसे पूछा जा सकता है आगम क्या है, तो आगम जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साहित्य है। इससे आपको कोई एक पुस्तक, है ना, ग्रंथ पुस्तक, और वो किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, क्या उसमें विषय वस्तु है, ऐसा वर्णन किया गया है। अगला है प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया भी था, एक दो कुछ चीजें आई थी कि जैसे पणी किससे संबंधित है, तो पणी व्यवसायियों को कहा जाता था, है ना, व्यवसायियों को कहा जाता था। या फिर हमने देखा था सीता क्या होती थी, राजकीय भूमि थी, है ना। ऐसे ही यहाँ पूछे कि सार्थवाह प्राचीन काल में किसको कहा जाता था, तो सार्थवाह वैश्यों को कहा जाता था, मतलब व्यवसाय वर्ग को। ऐसे व्यवसाय वर्ग जो क्या करते थे, कुछ लोगों के ग्रुप को लेकर चलते थे, माल लेकर जाते थे ढोकर और बहुत दूर तक जाते थे व्यापार करने के लिए, तो उनको सार्थवाह कहा जाता था, है ना। कोई एक शब्द विशेष जो किसी काल विशेष से संबंधित है और उसको क्या कहा जाता था, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। जैसे आहत क्या हो रहे थे, प्राचीन कालीन सिक्के हो रहे थे, आहत सिक्के, है ना। निष्क या शतमान क्या है, तो भैया वो आभूषण के रूप में भी प्रयोग की जाती है, मुद्रा के रूप में भी कहीं उल्लेख मिलता है उनका, है ना। फिर शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, किस स्थान से थे, उज्जैन से थे। तो यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न आएगा कि कोई एक वंश मूल रूप से कहाँ से संबंधित था, ठीक है, या फिर उसकी राजधानी क्या थी, उसका प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, है ना। ऐसे प्रश्न आएंगे। अब आता है शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, किसका, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो शेरशाह के उत्तराधिकारी यहाँ पर इस्लाम शाह थे। आपको हर एक चीज का, जैसे बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त था, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है सॉरी बिंबिसार का उत्तराधिकारी अशोक था, बिंबिसार तो खुद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। तो ऐसे कोई एक महत्वपूर्ण शासक, उसका उत्तराधिकारी कौन था, ऐसा भी आपको प्रश्न आ सकता है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, जैसे प्रेसिडेंसी मतलब एक तरह से अपने मुख्यालय कहाँ बना लिए थे, है ना। जैसे सभी जो हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए कंपनियां आई थी, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। वैसे सारी कंपनियां जो ईस्ट इंडिया ही थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हो गई, डच ईस्ट इंडिया हो गई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
सबसे पहले तो देखेंगे कि मसूलीपट्टनम में स्थापना की थी फैक्ट्री की, लेकिन वो की गई थी 1611 के आसपास की गई थी, है ना। फिर बाद में ये सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक दो और वेस्टर्न की बात हो रही है, मतलब पश्चिमी तट पे बात हो रही है। पूर्वी तट की बात होती और पहली होती तो वो मसूलीपट्टनम हम कर देते, लेकिन वो बात हो रही है, और ये शायद 16 से 11 नहीं है इसका सन, आप देख लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन जो पहली इसके पूर्वी तट पे आती है तो वो मसूलीपट्टनम आती। प्रारंभिक तौर पर पश्चिमी तट पर कौन सी थी, वेस्टर्न तट पर, तो वो सूरत थी। बाद में कौन सी बन गई, बाद में वेस्टर्न तट पर इनकी जो कोठी बनी थी वो मुंबई में बनी थी, है ना। फिर ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, ये कथन किसका है, ठीक है। ऐसे आपको एक प्रश्न, एक कथन आ जाएगा किसके द्वारा कहा गया है, जैसे आपको, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, क्या कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा। आपसे आ सकता है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, करो ना या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, क्वाइट इंडिया, सॉरी, करो या मरो का नारा रहमत अली के द्वारा दिया गया था, बाद में हुआ, लेकिन गांधी जी द्वारा उसका प्रयोग किया था। भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी द्वारा दिया गया था। या आराम हराम जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ऐसे यहाँ पूछा गया है पूरी तरह से अंग्रेज साम्राज्य सड़ चुका है, अत्याचारी हीन है, ये कथन किसका, सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता का, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी, तो ये कथन इनका है। ऐसे एक कथन आ जाएगा या नारा आ जाएगा, किसके द्वारा प्रयोग किया गया है, ऐसा आपसे प्रश्न आ सकता है। फिर भारत छोड़ो, सॉरी, है ना, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भारत छोड़ो का नारा दिया गया है यूसुफ मेहर अली के द्वारा, ये नारा दिया गया है। प्रयोग किसने किया था, गांधी जी ने किया था, लेकिन नारा दिया किसने था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ऋग्वेदिक पाणी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, कोई एक विशेष शब्द और किस काल में उसे क्या कहा जाता था, तो अभी हमने पढ़ी ही डिस्कस किया था। पढ़ी किससे संबंधित है, एक व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था, पढ़ी कहा जाता था, जो कि व्यापार करते थे। फिर है चंड प्रद्योत का प्राचीन किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। एक प्रश्न हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि बिंबिसार क्या करता है अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए, है ना, बिंदुसार बिंदुसार क्या करता है अपनी बिंबिसार सेवा शुश्रूषा के लिए किसको भेजता है, तो वो जीवक को भेजता है। चंड प्रद्योत जो राजा है, कहाँ के राजा थे ये, अवंती के राजा थे। इनको पांडु रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, पांडु रोग, पीलिया हो जाता है, तो ये अपने राज्य वैद्य जीवक को और बिंबिसार राज्य वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के लिए भेजते हैं। यहाँ पर कहाँ के राजा थे, अवंती के। फिर आता है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी, ये कहाँ से मिल रही है हमको, रेशम बुनकर वाली जो श्रेणी की जानकारी है, ये हमको मिल रही है दशपुर मंडलिक शिलालेख, है ना, जो मंदसौर अभिलेख है, इनको दशपुर अभिलेख भी कहते हैं, यहाँ से हमको मिल रही है। आपको प्रश्न आ सकता है कि सती प्रथा के प्रारंभिक साक्ष्य हमको कहाँ मिल रहे हैं, तो एरण अभिलेख से मिल रहे हैं। या कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित कौन सा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। आपसे पूछ सकते हैं समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन कहाँ किया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, किसके द्वारा लिखी गई, हरिशेन के द्वारा लिखी गई। तो एक लेख किससे संबंधित है, थोड़ी सी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये 2-4 अभिलेख इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगला, निम्न में से किसने परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत क्या है, तो जैसे हमने देखा था इंडिका मौर्य वंश पे प्रकाश डाल रही थी, या फिर अलबरूनी की किताबुल हिंद देखी थी, वो तत्कालीन राजपूत समाज पे प्रकाश डाल रही थी। ऐसे ही पूछ रहा है कि परमार वंश पे इतिहास डालने वाले स्रोत कौन से हैं, तो पद्मगुप्त का सहस्त्रांक चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति चरित्र, ये तीनों ही जो है परमार वंश के इतिहास पे प्रकाश डालती हैं। फिर आता है निम्न में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है। जैसे हमने देखा था अभी एक क्वेश्चन वहां डिस्कस भी किया था, मैंने बताया भी था आपको कि तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है। आपसे पूछा जा सकता है कि हमने देखा था शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, अभी जस्ट एक क्वेश्चन भी आया था फिरदौसी के द्वारा। फिर हम आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो तुजु के बाबरी जो लिखी गई है वो फिर किस भाषा में है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो एक रचना, उसका रचनाकार कौन है, किस कालक्रम से संबंधित है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। मांडू के जहाज महल का निर्माण, सॉरी,
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। ऐसे आपको पूछ सकते हैं सती प्रथा निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1829 में आया था। आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, आपसे पूछ सकते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपसे इसी से संबंधित जैसे शारदा एक्ट कब आया था, वो पूछा जा सकता है। तो कोई सा एक अधिनियम किस वर्ष आया था, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में आया था, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है ना, मैंने आपको अभी बताया भी था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन जो जनक है वो कौन है? लॉर्ड मिंटो, है ना। लॉर्ड मिंटो, इनके काल में आया था ये। तो ये माल्य मिंटो जो सुधार है 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन का। तो एक गवर्नर जनरल, उसके कार्यकाल की क्या विशेष घटना? तो इनके कार्यकाल की ये घटना थी। फिर पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। जैसे हमने देखा था मिरादुल अखबार किसके द्वारा लिखी गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। या हमने देखा था केसरी मराठा किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। सावित्री किसके द्वारा लिखी गई? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। तो कोई एक रचना, उसका रचनाकार कौन है और क्या विषय वस्तु मुख्य रूप से आती है उसमें ऐसा वर्णन किया जाए। ठीक है, आगे जो है हमारे क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा परिवर्तित सिलेबस है, तो 20 के क्वेश्चन को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।